अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से याद कर लिया होगा। आज हमारी केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3A है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को फर्दर स्टडी करेंगे। आज के हमारे टॉपिक्स हैं मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, एग्जाम्पल 1.2 एंड 1.3, केमिकल स्पीशीज एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। For example, molecular mass of chlorine Cl2 is 71.0 mu, of water H2O is 18 mu, and that of carbon dioxide CO2 is 44 mu. किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के एटॉमिक मैसेस के सम को यानी प्लस को, एडिशन को हम मॉलिक्यूलर मास का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम क्लोरीन के दो एटम्स हैं Cl और Cl, जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 71.0 mu। और बिल्कुल इसी तरीके से वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 mu और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 mu। हम इसको मज़ीद डिटेल में स्टडी एग्जाम्पल में करेंगे अभी। Some ionic compound that form three-dimensional solid crystals are represented by their formula unit. Formula mass in such cases is the sum of atomic masses of all the atoms present in one formula unit of a substance. For example, formula mass of sodium chloride is 58.5 AMU and that of CaCO3 is 100 mu. जैसा कि आपको पता है कि हम आयनिक कंपाउंड को फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला यूनिट में मौजूद एटम्स के एटॉमिक मैसेस का जब हम सम लेंगे तो हम उसको फॉर्मूला मास का नाम दे देंगे। मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड का जो हमारे पास फॉर्मूला मास है वो है 58.5 AMU और CaCO3 का 100 AMU। ये किस तरह, आइए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या है, एटम्स के एटॉमिक मैसेस का सम है। तो देखिए हमारे पास एग्जांपल में जो मॉलिक्यूल मौजूद है वो है H2O। हमारे पास H का एटॉमिक मास 1.0079 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 15.99 है। हमने क्या किया है, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम्स मौजूद थे, यानी आप देख सकते हैं H2 है तो मैंने 1.0079 यानी इसके एटॉमिक मास को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और O का एक ही एटम मौजूद था तो हमने उसको भी मल्टीप्लाई करके आंसर को लिख लिया है। 1.0079 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया है 2.0158, जबकि 1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास वो चीज़ सेम रही। और फिर इन दोनों एटॉमिक मैसेस को हमने प्लस किया है और हमारे पास आंसर बना है 18.0058, जो कि मॉलिक्यूलर मास है किसका, वाटर का। स्टूडेंट, आप लोगों को ये एटॉमिक मैसेस याद करने पड़ेंगे। पेज नंबर 48 पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री की बुक में, उधर हमारे पास एटॉमिक मैसेस दिए गए हैं, वहाँ से हमें याद करने पड़ेंगे। इसके बाद हमारे पास है फॉर्मूला मास, और मैंने आपको अभी फॉर्मूला मास का बताया कि हमारे पास फॉर्मूला यूनिट में जो एटम्स मौजूद होंगे हम उनके सम को जो है वो, उनके एटॉमिक मैसेस के सम को हम फॉर्मूला मास का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे NaCl हमारे पास एक फॉर्मूला यूनिट है। Na का एटॉमिक मास 22.99 है, ये हमें बिल्कुल उसी पीरियोडिक टेबल से पता लगेगा पेज नंबर 48 पे, और Cl का एटॉमिक मास 35.45 है। दोनों फॉर्मूला यूनिट में एक एक आइटम्स ही मौजूद हैं, हमने इसे 1 से मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारे पास वही सेम रहेगा। दोनों चीज़ों को जब हमने प्लस किया 22.99 और 35.45 को, तो हमारे पास आंसर आया है 58.45। जैसे हमने राउंड ऑफ करके 58.5 कंसीडर कर लिया, और ये हमारे पास NaCl का फॉर्मूला मास है। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल स्पीशीज़, जिसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आ रहा है आइंस, कैटाइंस एंड एनाइंस। Ion is an atom or group of atom having a charge on it. The charge may be positive or negative. There are two types of ions, cations and anions. तो स्टूडेंट, आयन एक ऐसी स्पीशी है या ऐसा एटम है जिस पर चार्ज मौजूद हो।
वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमारे पास आइंस की दो टाइप्स हैं, एक है केटाइन और दूसरी है एनाइन। An atom or group of atom having positive charge on it is called cation. The cations are formed when an atom lose electron from its outermost shell. For example, Na positive, K positive are cations. जबकि an atom or group of atom that has negative charge on it is called anion. Anion is formed by the gain or addition of electron to an atom. For example, Cl negative and O2 negative. जैसा कि अभी हम लोगों ने स्टडी किया कि आइंस की दो टाइप होती हैं, पहली है एनाइन, दूसरी है केटाइन। एनाइन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, यानी ऐसा एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज हो हम उसको एनाइन का नाम देंगे, और ऐसा एटम जिस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो हम उसको केटाइन का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज तब आता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हम उसको एनाइन का नाम देंगे। और बिल्कुल इससे ओपोजिट, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे एटम में से, रिलीज होंगे, निकल जाएंगे, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हम उसको केटाइन का नाम दे देंगे। मिसाल के तौर पे आप एग्जाम्पल को अगर गौर से देखें, हमारे पास Cl में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, देखें आप Cl सिंपल है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुआ तो वो Cl नेगेटिव बन गया। और बिल्कुल इसी तरीके से, और ये नेगेटिव चार्ज को हमने क्या नाम दिया है, एनाइन का। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास Na जो है वो सिंपल मौजूद है। जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को हमने अलग करके बाहर निकाल के लिख दिया, यानी रिलीज करवा दिया, तो Na पे क्या चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और हमने पॉजिटिव चार्ज को क्या नाम दिया था, केटाइन का। आगे नेक्स्ट में हमारे पास डिफरेंस है एटम और आइंस में। एटम, it is the smallest particle of an element. It is the smallest unit of an ionic compound. एटम जो है वो हमारे पास किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटा हिस्सा होता है। जबकि अगर आयन की बात करें तो आयन जो है वो किसी भी आयनिक कंपाउंड, यानी ऐसा कंपाउंड जो आयन से मिलकर बना हो, उसका छोटा हिस्सा होगा। एटम, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि अलहदा भी पाए जा सकते हैं और किसी के साथ रिएक्ट करके भी पाए जा सकते हैं, और ये केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय ओपोजिटली चार्ज आइंस। और आइंस जो हैं वो हमेशा ओपोजिटली चार्ज, यानी अगर कोई पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव के गिर्द, उसके इर्द गिर्द जो है वो नेगेटिव आइंस मौजूद होंगे, और अगर कोई नेगेटिव होगा तो उसके इर्द गिर्द पॉजिटिव, यानी ये इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर आपको नहीं मिलेंगे, इनके साथ दूसरे आइंस भी मौजूद होंगे। एटम, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम पे यानी कि कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। आइन, इट हैज़ अ नेट चार्ज, और आइन पर हमने अभी स्टडी किया कि उस पर चार्ज होता है नेगेटिव या पॉजिटिव। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर आइन। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आइन। Hence, molecular ion or radical is a species having positive or negative charge on it. Like other ions, they can be cationic molecular ion or anionic molecular ion. तो स्टूडेंट, जब भी कभी कोई मॉलिक्यूल अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाएगा या अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, रिलीज करेगा, तो वो भी मॉलिक्यूलर आइन कहलाएगा, यानी उस पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। अगर तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तो हम उसको कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन कहेंगे, और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है तो एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइन। और आपको ये चीज़ पहले बताई जा चुकी है कि पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, और नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, और नेगेटिव चार्ज को हम एनाइनिक और पॉजिटिव चार्ज को कैटाइनिक कहेंगे। Cationic molecular ions are more abundant than anionic molecular ion. For example, CH4 positive, He positive, N2 positive. When gases are bombarded with high energy electrons in a discharge tube, they ionize to give molecular ions. निस्बतन एनाइनिक मोलिकुलर आइन के कैटाइनिक मोलिकुलर आइंस जो हैं वो हमें ईजिली देखने को मिलते हैं या बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जब हम गैसेस में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को गुजारते हैं, तो ऐसे टाइम पे गैसेस जो हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं, यानी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा लेती हैं और
कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन बन जाती हैं। मिसाल के तौर पे CH4 पॉजिटिव है, He पॉजिटिव है और N2 पॉजिटिव, ये एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आइन में। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। मॉलिक्यूलर आइन इट इज़ फॉर्म बाय गेन और लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी कंपाउंड का छोटा हिस्सा है जो कि इंडिपेंडेंटली यानी आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट करता है, जबकि मॉलिक्यूलर आइन जो है वो किस तरह बनता है, जब भी कभी मॉलिक्यूल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा या लूज करेगा तो मॉलिक्यूलर आइन बनेगा। मॉलिक्यूल इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल और मॉलिक्यूलर आइन इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। मॉलिक्यूल पे कभी कोई चार्ज नहीं होता, जबकि मॉलिक्यूलर आइन पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो सकता है। मॉलिक्यूल इट इज़ फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूलर आइन इट इज़ फॉर्म बाय द आयोनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। जब भी कभी एक या एक से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, जबकि जो मॉलिक्यूलर आइन है वो आयोनाइज मॉलिक्यूल के आयोनाइज होने पे बनता है, यानी कि जब मॉलिक्यूल आइंस बनाता है तो मॉलिक्यूलर आइन बनता है। मॉलिक्यूल इट इज़ अ स्टेबल यूनिट, मॉलिक्यूलर आइन इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशी। मॉलिक्यूल क्योंकि पहले ही रिएक्ट करके बना होता है, यानी एटम्स जो हैं वो केमिकली रिएक्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। इस वजह से ये एक स्टेबल यूनिट है और मज़ीद रिएक्शंस नहीं देता, जबकि मॉलिक्यूलर आइन क्योंकि इस पर चार्ज मौजूद होता है तो ये एक रिएक्टिव स्पीशी है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर आइन जो है वो एक रिएक्टिव स्पीशी है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम possessing odd number of unpaired electron. It is represented by putting a dot over the symbol of an element, e.g. H dot Cl dot H3C dot. Free radicals are generated by the homolytic breakage of the bond between two atoms when they absorb heat or light energy. A free radical is extremely reactive species as it has the tendency to complete its octet. तो स्टूडेंट फ्री रेडिकल ऐसा एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑड अमाउंट में मौजूद होंगे, यानी कि 1 3 5 7 के अमाउंट में मौजूद होंगे, और जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो इस वजह से अनपेयर्ड रह जाएगा, और हम उसको जाहिर करने के लिए हम सिंबल के ऊपर डॉट लगा देते हैं। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। अभी जैसे आप लोगों को बताया कि फ्री रेडिकल्स में हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, और क्योंकि ऑड नंबर होंगे तो सब पेयर्स बन जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रह जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास क्लोरीन के जो हैं वो 17 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, आप स्ट्रक्चर में देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट शेल यानी फर्स्ट सर्कल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये दोनों आपस में पेयर की फॉर्म में मौजूद होंगे। और बिल्कुल सेकंड शेल में भी आप देखें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये 8 भी 2 की फॉर्म में पेयर की फॉर्म में मौजूद है। लेकिन जब थर्ड शेल में आते हैं तो 3 पेयर्स मौजूद हैं और एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, सिंगल है। ये हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। आपको पता है 17 ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 1 रह गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड है, इसने किसी के साथ पेयरिंग नहीं की हुई। तो ऐसे टाइम पे Cl जो है वो हमारे पास एक फ्री रेडिकल कहलाएगा, और इसलिए हमने Cl पे एक डॉट मेंशन कर दिया है। और बिल्कुल इसी तरीके से H की अगर बात करें हम यानी हाइड्रोजन की, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और ये भी अनपेयर्ड है और ऑड नंबर है, इसलिए हम इसको भी ऊपर डॉट लगा के फ्री रेडिकल के तौर पे जाहिर करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आपको बताया गया था कि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बॉन्ड की ब्रेकेज से बनते हैं। मतलब कि अब ये Cl2 आप देख सकते हैं, ये 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स में आपस में बॉन्ड बना है। जब इन पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट पड़ी तो इन दोनों के बॉन्ड्स ब्रेक हुए और 2 क्लोरीन अलग अलग बन गए, और इनके ऊपर हमने डॉट से इनके फ्री रेडिकल्स को जाहिर कर दिया। और बिल्कुल इसी तरीके से H2 पे भी जब सनलाइट की वजह से बॉन्ड ब्रेकेज हुई तो 2 अलग अलग H बने, पेयर जो है वो ब्रेक हो गया और हमने इसको फ्री रेडिकल्स के तौर पे जाहिर कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास आइंस और फ्री रेडिकल में डिफरेंस। These are the atom which bear some charge. Free radicals. These are the atom that have odd number of electron. आइंस पर चार्ज मौजूद होगा, हमने पढ़ा, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और फ्री रेडिकल्स पे सिर्फ और सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑड नंबर में मौजूद होंगे। आइंस दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस,
या तो वो क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद होंगे आइंस या सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे यानी। और फ्री रेडिकल्स में दे कैन एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन एयर। और फ्री रेडिकल तो हमें सॉल्यूशन में भी मिलते हैं और हमारी एयर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो फ्री रेडिकल्स हैं वो मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ओजोन की बात करें तो वहाँ पे क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। Ions, their formation is not affected by the presence of light. Free radical they may form in the presence of light. आइंस की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सनलाइट या लाइट मौजूद हो, जबकि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो लाइट की मौजूदगी में बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास types of molecule. A molecule is formed by the chemical combination of atom. It is the smallest unit of a substance. It shows all the properties of the substance and can exist independently. जब भी कभी दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि मॉलिक्यूल जो है वो सब्सटेंस का सबसे छोटा हिस्सा है और ये उस सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टीज़ शो करता है। आगे हमारे पास मॉलिक्यूल्स की 6 टाइप्स जो हैं वो दी गई हैं। आइए इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। हमारे पास जो 6 टाइप्स हैं उनके नाम है मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। तो स्टूडेंट ऐसा मॉलिक्यूल, पहला हमारे पास है मोनोएटॉमिक। तो स्टूडेंट्स ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम मौजूद हो हम उसको मोनोएटॉमिक कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास सामने एग्जांपल लिखी हुई है He हीलियम, ये एक ही जो है वो एटम है। Ne नियोन, ये भी एक एटम, और Ar आर्गोन, ये भी एक ही एटम है और हम इनको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। इसके बाद है हमारे पास डायटॉमिक। डाई का मतलब होता है 2, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स मिल के मॉलिक्यूल बना रहे हो हम उसको डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। मिसाल के तौर पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, O2 ऑक्सीजन है, Cl2 क्लोरीन है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आप देख सकते हैं इसमें 2 एटम्स मौजूद है और लास्ट में H और Cl, यानी H जो है वो हाइड्रोजन है और Cl जो है वो क्लोरीन है, ये भी 2 ही एटम्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि 3 एटम्स के केमिकल कम्बिनेशन से मिलकर बना हो हम उसको ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास H2O है, 2 हाइड्रोजन आ गए, 1 ऑक्सीजन आ गया, तो हमारे पास ये टोटल 3 एटम्स बन गए और एक मॉलिक्यूल बन गया। बिल्कुल O3 है, 3 ऑक्सीजन शामिल हैं, CO2 है, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, तो ये भी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीएटॉमिक। पॉली का मतलब होता है मैनी। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे एटम्स मौजूद हों हम उसको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल C6H6 है, C6H12O6 है, CH4 है, ये हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में एटम मौजूद हैं तो हम इसको पॉलीएटॉमिक का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास होमोएटॉमिक। स्टूडेंट आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में होमो और हेट्रो का मतलब पढ़ चुके हैं। होमो का मतलब होता है सेम, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स मौजूद हो, यानी एक ही तरह के एटम्स मौजूद हो हम उसको होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देंगे। मिसाल के तौर पे O3 है, इसमें सारे ऑक्सीजन मौजूद हैं, S8 है, इसमें सारे सल्फर मौजूद हैं, P4 फॉस्फोरस मौजूद है और Cl2 इसमें सारे क्लोरीन्स मौजूद हैं। तो ये सारे क्या हैं, होमोएटॉमिक है। हेट्रोएटॉमिक, हेट्रो में हमने पढ़ा था कि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स पाई जाए, यानी मुख्तलिफ किस्म के एटम्स मौजूद हों, हम उसको हेट्रोएटॉमिक का नाम देंगे। मिसाल के तौर पे H2O है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी इसमें डिफरेंट काइंड्स आ गई हैं। फिर NH3 है, नाइट्रोजन मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद है, CO2 है, कार्बन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। तो हमने इसको नाम दे दिया है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। आइए अब एग्जांपल 1.2 और 1.3 को सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से इन एग्जांपल्स को अपनी नोटबुक पर नोट करना है, साइड पे मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है और आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पैटर्न हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। बिल्कुल आप लोगों ने इसी हेडिंग्स के साथ सबसे पहले आप एग्जांपल 1.2 की हेडिंग देंगे,
इसमें आप लोग अपनी स्टेटमेंट को डॉटेड फॉर्म में लिखेंगे। याद रखिएगा कि डॉट्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है। इसके बाद जो स्टेटमेंट में आपको चीज़ें दी गई हैं आपने उसे गिवन की हेडिंग में लिखना है, जो फाइंड करने के लिए कहा गया उसे टू फाइंड की हेडिंग में लिखना है। फिर जो आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो हेडिंग देंगे और फिर लास्ट पे सॉल्यूशन और रिजल्ट लिखेंगे। आइए अब इसको समझते हैं। आपके पास एग्जांपल 1.2 है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। तो हमारे पास इसमें गिवन क्या है, हमारे पास HNO3 यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो दे दिया गया है और नीचे हमने एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखा है 1 AMU, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन लिखा है 14 AMU और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिखा है 16 AMU। ये एटॉमिक मास आप लोगों को पेज नंबर 48 पर टेबल बना हुआ है, उस टेबल पे मिल जाएंगे। फिर इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है और फॉर्मूला हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों ने हर एटॉमिक मास को उसके नंबर ऑफ़ एटम से मल्टीप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें HNO3 में एक हाइड्रोजन मौजूद है तो हम फॉर्मूला में 1 को जो है वो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से एक नाइट्रोजन मौजूद है तो हमने एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। और ऑक्सीजन कितने मौजूद हैं, 3 मौजूद हैं, तो हम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्यूशन में हमने सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमारे पास 1 हाइड्रोजन थी और उसका एटॉमिक मास भी क्या था, 1 था, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसी तरीके से नाइट्रोजन का हमारे पास एक ही एटम मौजूद था तो हमने 1 को 14 से और उसका एटॉमिक मास 14 है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 3 ऑक्सीजन मौजूद हैं तो 3 को हमने एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन यानी 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इनको मल्टीप्लाई करके प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया है 63 AMU। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल 1.3 जिसमें कहा गया है कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट K2SO4। इसमें भी हमें फॉर्मूला यूनिट दे दिया गया है K2SO4। एटॉमिक मास आपको पेज नंबर 48 से मिल जाएंगे। पोटेशियम का 39 है, सल्फ़र का 32 है और ऑक्सीजन का 16 है। आपने फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला मास। क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो आप इसका फॉर्मूला मास फाइंड करेंगे और अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो हम कोवलेंट कंपाउंड होगा तो हम उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। फॉर्मूला में सिंपल आपने नंबर ऑफ आइटम्स को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके सम कर देना है। मिसाल के तौर पे आपके पास K2 जो है वो K जो है वो 2 मौजूद हैं, हमने एटॉमिक मास ऑफ K से 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। S 1 मौजूद है तो हम 1 को जो है वो एटॉमिक मास ऑफ S से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन जो है वो 4 मौजूद हैं तो हम ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्यूशन में वही हमने किया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 39, 2 हमारे पास K मौजूद थे और 39 क्या था, एटॉमिक मास। 1 हमारे पास सल्फ़र मौजूद था और उसका एटॉमिक मास 32 था, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और 4 ऑक्सीजन्स मौजूद थे और उसका एटॉमिक मास क्या है, 16 है। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है 174 AMU। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आप लोग इन डेफिनेशंस को अपनी बुक पर अच्छे से मार्क कर लीजिए। एग्जाम्पल्स की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, आपने उसको अपनी नोटबुक पर अच्छे से नोट कर लेना है। अल्लाह आपका हामी नासिर।